एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे उन लॉज की जो कि डील करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से, यानी जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं उन पर कौन सा कानून जो है लगता है। यानी जब कोई ऐसा जो है ऑफेंस करता है, ऐसी कोई गतिविधि करता है जो कि गैर कानूनी है, तो उनके ऊपर जो लॉ जो कानून एप्लीकेबल है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये जो लॉ है इसे हम पॉपुलरली यूआपा के नाम से जानते हैं और इसके अलावा इसके रूल्स भी हैं जो कि हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन रूल्स 1968। तो एनसीआरबी की जो 2022 की रिपोर्ट है, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1000 से भी ज़्यादा यूआपा के केसेस रजिस्टर किए थे, जो कि पिछले साल से 17.9% जो हैं वो ज़्यादा थे। और अगर हम 2020 की बात करें तो उस समय जो केसेस रजिस्टर हुए थे वो थे 768। यानी हर साल ये जो केसेस हैं, यूआपा के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन से एक्ट हैं जो कि यूआपा के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो यूआपा है, ये जो लॉ है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये जो लॉ है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल होता है। अब ये जो एक्टिविटी है वो कहीं भी हुई हो, चाहे वो इंडिया में हुई हो या फिर इंडिया के बाहर हुई हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो इंडियन सिटीज़न है उसने इस तरीके का कोई भी गैर कानूनी काम किया है तो उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, चाहे वो क्राइम, चाहे वो एक्ट जो है वो इंडिया में हुआ हो या इंडिया के बाहर हुआ हो, या फिर वो पर्सन जिसने ये क्राइम कमिट किया है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, या फिर एक ऐसे शिप या फिर एयरक्राफ्ट पे हुआ है जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उस पर्सन पर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि किस पे एप्लीकेबल होगा, तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ही नहीं बल्कि कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर कोई भी जो एजेंसी है जिसकी ऑफिस या फिर जो ब्रांच है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द अबव पर्सन्स, जिनके बारे में मैंने बताया आपको कि वो भले गवर्नमेंट सर्विस में हो, इंडियन सिटीजन हो, तो इन सभी पर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। अब हम ये तो समझ गए कि ये जो लॉ है, ये यूआपा का जो लॉ है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल है, यानी गैर कानूनी गतिविधियाँ। लेकिन ये गैर कानूनी गतिविधियाँ, ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, वो है क्या, किस एक्ट को जो है अनलॉफुल माना जाएगा। तो अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कब जो है ये यूआपा का जो लॉ है वो अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो लॉ है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे कोई इंसान या तो वर्ड से, यानी कुछ बोल कर, कुछ कर कर, या फिर किसी साइंस के थ्रू, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि गलत है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी जो एसोसिएशन है वो एक ग्रुप तैयार कर रही है, एक कूप जो है वो बना रही है ताकि वो दिल्ली को जो है टेक ओवर कर सके फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल, तो यानी कोई भी ऐसा एक्ट जहाँ पर जो इंडियन टेरिटरी है उसको आप टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसके अलावा अगर वो पर्सन जो है वो किसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है जहाँ पर कोई भी जो भी इंडिया का स्टेट है उसे इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाना चाह रहा है जो कि अब इंडिया का पार्ट ना रहे, तो यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो कि सपोर्ट करता है विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द लार्जर यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी इंडिया का स्टेट जो अभी तक इंडिया के साथ है उसे इंडिया से अलग करना। तो इस तरीके का अगर कोई भी एक्शन या कुछ भी ऐसा कॉन्स्पिरेसी हो रही है और अगर कोई पर्सन इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है तो वो पर्सन जो है उसको माना जाएगा कि ये जो एक्टिविटी है ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन जो है क्वेश्चन कर रहा है या डिसरप्ट कर रहा है द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन जो है वो फॉरेन एजेंट्स के साथ काम कर रही है ताकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे ओवरथ्रो कर सके, उसे हटा सके, तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उस पर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, तो ये एक गलत है, ये यूआपा के अंदर आएगा। एंड लास्ट इज, ऐसा कोई भी एक्शन यानी ऐसा कुछ भी आपका करना जिससे जो है आप अपना डिसकंटेंट शो कर रहे हो टूवर्ड्स इंडिया, यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बुक पब्लिश की, वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो है उसके अंदर लिखी है जिसकी वजह से आप खुद तो शो कर ही रहे हो, साथ में दूसरों को भड़का रहे हो क्योंकि ये बुक पब्लिश है और भी लोग इसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी जो है इस तरीके की सोच डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, ऐसा कोई भी एक्शन जो है, तो वो यूआपा के अंदर आएगा।
अब ये जो यूआपा है ये किसी एक इंडिविजुअल पे ज़रूरी नहीं है एप्लीकेबल हो। अगर कोई एसोसिएशन भी है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ तो हैं यूआपा के अंदर, लेकिन अगर कोई अनलॉफुल एसोसिएशन है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। अब ये जो अनलॉफुल एसोसिएशन है वो क्या होती है, हम वो समझ लेते हैं। तो ये जो अनलॉफुल एसोसिएशन है ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि कमिट करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सेक्शन 153A और सेक्शन 153B ऑफ आईपीसी के अंदर आएगी। अब आप लोग सोच होंगे कि ये सेक्शन 153A और 153B आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये जो सेक्शन है, ये जो लॉ है, ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो एनमिटी प्रमोट करता है, यानी लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काने की कोशिश करता है, ऐसे ग्रुप्स को भड़काने की कोशिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एंड अदर फैक्टर्स, तो वो पर्सन को जो है इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। यानी धर्म के आधार पर, जाति, किस जगह पर वो इंसान पैदा हुआ, वो कहाँ रहता है, उसकी भाषा क्या है, तो अगर इन सब चीज़ों के आधार पर जो है आप दो लोगों को जो है, दो ग्रुप्स को जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सेक्शन 153A के अंदर उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद है सेक्शन 153B। तो इस सेक्शन के अंदर उन लोगों को पनिशमेंट मिलती है जो कि कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट जो है पब्लिश करते हैं या कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो कि प्रमोट करता है हेट्रेड और डिसहार्मनी, यानी वापस से आप लोगों को भड़का रहे हो, लोगों के बीच में जो है गलत फहमियाँ कर रहे हो, डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हो, और ये किया जा रहा है एक ऐसे ग्रुप्स के बीच में जो कि डिफरेंट है एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स। अब जब हम अनलॉफुल एसोसिएशन की बात करते हैं तो यानी एक ऐसा ग्रुप जो कि कुछ ऐसा कर रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा ग्रुप है जो कॉन्स्पायर कर रहा है एक टेररिस्ट एक्टिविटी को, एक टेररिस्ट अटैक को। तो जो भी पर्सन जो है इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एसोसिएशन में, उस ग्रुप के अंदर शामिल है या किसी भी तरीके से उस ग्रुप को मदद कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है वो उस दिन जब उन्हें अटैक करना है ना तो उस दिन शामिल है ना और कुछ कर रहा है, बस वो जो एक्सप्लोजिव्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो भी जो पर्सन ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो इसका पार्ट माना जाएगा और उस पर भी यूआपा जो है एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो एड कर रहा था। तो ईच एंड एवरी पर्सन जो उस ग्रुप में शामिल है, जो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है किसी भी तरीके से, चाहे वो एक्ट कर रहा है या मदद कर रहा है, किसी भी तरीके से मदद कर रहा है, तो उस पर जो है यूआपा लगेगा, उसे पार्ट माना जाएगा उस अनलॉफुल एसोसिएशन का। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे मानती है, कैसे समझती है कि कौन सी एसोसिएशन जो है वो सही है और कौन सी अनलॉफुल है। तो ये तो हम समझ गए कि ये जो यूआपा है ये कब एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अनलॉफुल एक्टिविटी होती हैं, कौन सी एसोसिएशन जो हैं वो अनलॉफुल होती हैं। मगर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसे कैसे पता चलता है कि कौन सी एसोसिएशन सही है और कौन सी अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। तो जब सबसे पहले तो गवर्नमेंट समझेगी कि कौन सी अनलॉफुल है और उसके बाद जो है वो कैरेक्टराइज़ करेगी, बताएगी कि इस तरीके की एसोसिएशन जो है वो अनलॉफुल है, तो जो भी लोग हैं उसके अंदर शामिल हैं वो सभी इसका पार्ट हैं और उन पे यूआपा लग सकता है। तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो एसोसिएशन है ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन बन गई है तो वो डिक्लेयर करती है उस एसोसिएशन को एज अनलॉफुल और इसके लिए उस एसोसिएशन को पब्लिश किया जाता है एज अनलॉफुल इन दी ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन। तो यूजुअली ये जो एसोसिएशन है उसे डिक्लेयर किया जाता है एज अनलॉफुल इन दी ऑफिशियल गैजेट। तो इसके लिए क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन सेंड करेगी टू दी कंसर्न्ड एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन है उसको अनलॉफुल मान लिया है, तो जो ऑफिशियल गैजेट है वहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है कि ये अनलॉफुल है। इसके बाद इसका जो नोटिस है वो उस एसोसिएशन के पास भेजा जाता है कि भाई आपको जो है अनलॉफुल मान लिया गया है। इसके बाद इसके बारे में पब्लिश किया जाता है इन वन डेली न्यूज़पेपर इन दैट स्टेट। तो जिस स्टेट के अंदर इस एसोसिएशन का हेड ऑफिस है वहाँ पर भी वहाँ का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी पब्लिश किया जाएगा कि भाई ये जो एसोसिएशन है इसे अनलॉफुल मान लिया गया है। तो ये तो हम समझ गए कि कैसे जो गवर्नमेंट है उसने ये किया। अब इसके भी बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो अब हम उन स्टेप्स को समझ लेते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश किया है कि ये जो एसोसिएशन है वो अनलॉफुल है, तो जिस दिन से ये पब्लिकेशन हुआ है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन भेजेगी टू दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल, ताकि ये जो ट्राइब्यूनल है वो ये डिसाइड कर सके कि उनके पास इनफ रीजंस हैं, वजह है, इतनी वजह काफ़ी हैं कि वो डिक्लेयर कर सकें इस एसोसिएशन को एज अनलॉफुल। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि ये जो नोटिस है वो किसको भेजा जाएगा, उस एसोसिएशन के पास। तो ये जो ट्राइब्यूनल है वो क्या करेगी, वो अब एक रिटन नोटिस भेजेगी टू द एसोसिएशन और उनको टाइम देगी कि वो ये जो एसोसिएशन है वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। तो ये जो जस्टिफिकेशन है इसके लिए इस एसोसिएशन को 30 दिन मिलते हैं कि क्यों जो है उन्हें अनलॉफुल डिक्लेयर ना किया जाए। यानी जो एसोसिएशन है उसको 30 दिन का समय मिलता है कि भाई वो अपने बारे में बताए, अपने आप को डिफेंड करे कि क्यों उनकी जो एसोसिएशन है वो अनलॉफुल नहीं है। इसके बाद जो ट्राइब्यूनल है वो इंक्वायरी करती है और डिसाइड करती है क्या इनफ रीजंस हैं कि जो वजह गवर्नमेंट ने बताई हैं वो इनफ है कि एक एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जब से जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है नोटिफिकेशन दिया है, इसको पब्लिश किया है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो ट्राइब्यूनल है वो एक ऑर्डर पास करती है जिसमें वो बताती है कि या तो जो गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है वो सही है, उसे कंफर्म करती है कि हाँ भाई ये जो एसोसिएशन है वो अनलॉफुल है, और अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि ये रीजंस काफ़ी नहीं है और ऐसा नहीं है तो वो जो है कैंसिल कर देती है गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन को कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एसोसिएशन इज़ फाइन। तो फिर ये जो फाइनल ऑर्डर होता है ट्राइब्यूनल का कि भाई उस एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करें या ना करें, इसको जो है पब्लिश किया जाता है इन दी ऑफिशियल गैजेट। और ये जो ऑर्डर होता है ये फाइनल होता है फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद वापस से जो है देखा जा सकता है कि इस एसोसिएशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनलॉफुल हैं या नहीं। तो अब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी लगता है कि इस एसोसिएशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक्टिविटी ये कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, तो वो क्या करते हैं, ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश कर देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको पब्लिश करने के बाद जो है नोटिस भेजा जाता है ट्राइब्यूनल के पास। तो जो ये यूआपा की जो ट्राइब्यूनल है उसके पास भेजा जाता है नोटिस, और फिर ये जो ट्राइब्यूनल है वो उस एसोसिएशन के पास नोटिस भेजती है और एसोसिएशन को पूरा टाइम मिलता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। और अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि अगर जो अनलॉफुल जो डिक्लेयर किया है वो सही है तो वो उस ऑर्डर को रहने देती है, और अगर लगता है एसोसिएशन ने अपने आप को अच्छे से डिफेंड किया है कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल भी करती है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो है ये समझा जाता है कि कौन सी जो एसोसिएशन है, कौन सी जिसे हम मान रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल है, वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि किस एसोसिएशन को अनलॉफुल एसोसिएशन माना जाए या फिर नहीं माना जाए। अब हम ये तो समझ गए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस इंडिविजुअल को इसके अंदर जो है सज़ा मिलेगी और किस एसोसिएशन को अनलॉफुल जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। अब जो लोग इस तरीके के एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कैसे पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि सबकी जो पनिशमेंट है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर जितने लोग भी शामिल हैं उनका जो रोल है वो डिफरेंट होता है। कुछ इस एसोसिएशन के पार्ट होते हैं, कुछ सिर्फ हेल्प कर रहे होते हैं, तो जो ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो अब हम वो समझ लेते हैं कि क्या करने के लिए, क्या एक्ट करने के लिए क्या पनिशमेंट मिलता है। तो कोई भी पर्सन अगर किसी क्राइम को, अनलॉफुल एक्टिविटी को कमिट कर रहा है, मदद कर रहा है या फिर इंस्टिगेट कर रहा है सामने वाले को कि वो कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम करे, तो उस केस में जो सज़ा है उस पर्सन को 7 साल की जेल हो सकती है और इसके अलावा फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है वो मेंबर है अनलॉफुल एसोसिएशन का और पार्टिसिपेट करता है उनकी मीटिंग्स में, कंट्रीब्यूट करता है कि कैसे क्या कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में जो सज़ा है, तो जो जेल टाइम है इट इज़ अप टू 2 years एंड अ फाइन। थर्ड केस में अगर जो अनलॉफुल एसोसिएशन है वो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो कि अनलॉफुल है और वो पर्सन उस एसोसिएशन को असिस्ट कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को 5 साल की जेल हो सकती है या फिर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है।
फोर्थ केस में अगर वो जो पर्सन है वो कंटिन्यू करता है टू बी अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन या फिर वॉलेंटरली सपोर्ट करता है, ठीक है, उस पर्सन को पता है कि ये जो एसोसिएशन है वो अनलॉफुल है और वो खुद से अपनी मर्जी से उस एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहा है इन हैविंग एन अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स, एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि केपेबल है कि वो मास डिस्ट्रक्शन कर सके। और इस पूरे एक्शन के अंदर जो है ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है या फिर किसी भी पर्सन को बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, काफ़ी नुकसान हो सकता है ह्यूमन लाइफ का, लोगों को जो इंसान है उन्हें काफ़ी चोट लग सकती है। और इसके बाद भी वो जो पर्सन है, वो जो मेंबर है उस अनलॉफुल एसोसिएशन का, वो सपोर्ट करता है इस पूरी एक्टिविटी के अंदर, तो उस केस में उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों की जो है डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी एंड अ फाइन। और दूसरे केसेस में जहाँ पर इंजरी हुई है या फिर थ्रेट था, लाइफ को थ्रेट था, तो उस केस में जो सज़ा होगी इट विल बी अ जेल टाइम बिटवीन 5 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद अ फाइन। और अगर कोई पर्सन जो है उस अनलॉफुल एसोसिएशन के फंड से डील कर रहा है, वो भी तब जब गवर्नमेंट ने जो है प्रोहिबिट कर दिया है उस एसोसिएशन को, तब भी वो पर्सन जो है मेंबर है उस एसोसिएशन का या फिर उनके फंड से डील कर रहा है, तो उस केस में जो सज़ा है इट इज़ अ जेल टाइम ऑफ अप टू 3 years एंड अ फाइन। एंड लास्ट इज़, अगर कोई भी पर्सन जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को वायलेट कर रहा है, यानी वो यूज़ कर रहा है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि वो अनलॉफुल एसोसिएशन जो है यूज़ करती है, विच इज़ मेंट फॉर अनलॉफुल एसोसिएशन, या फिर नोइंगली, इंटेंशनली, जानबूझ के जो है एक ऐसी जगह पर वो एंटर कर रहा है जो कि वो अनलॉफुल एसोसिएशन यूज़ करती है, यानी भले ही आप मेंबर नहीं हो लेकिन आप उसके अंदर किसी भी तरीके से पार्ट हो, वायलेट कर रहे हो गवर्नमेंट का ऑर्डर को, कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि भाई ये अनलॉफुल एसोसिएशन है, ये जगह जो है वो यूज़ करती थी, तो ये सब गलत है, तब भी आप उस जगह को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो, तो उस केस में जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है, इट इज़ अ जेल टाइम ऑफ अप टू 1 year एंड अ फाइन। तो अब हम ये तो समझ गए कि कौन सी जो एसोसिएशंस हैं, जो अनलॉफुल एसोसिएशन है, जो मेंबर्स हैं, जो उसके पार्ट हैं, उनको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, यानी क्या उन्होंने एक्ट किया और उनके एक्ट के अकॉर्डेंस में उनको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि पनिशमेंट तो मिल गई है, लेकिन क्या उन लोगों को जो कि पार्ट थे इस अनलॉफुल एसोसिएशन को, या फिर जिन पे यूआपा के केसेस जो हैं लगे हैं, क्या उन्हें बेल मिल सकती है? जी हाँ, बेल मिल सकती है, बेल मिल जाती है, उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है उसने उस बेल एप्लीकेशन को हियर ना किया हो, या फिर जो कोर्ट है उसे थोड़ा सा भी डाउट लगता है और ये बिलीव है कि इसी पर्सन ने जो है ये क्राइम कमिट किया है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो बेल ग्रांट नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन है, अगर वो पर्सन जिसने ये यूआपा के अंदर जो है कोई भी क्राइम कमिट किया है, अगर वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, यानी बाहर का है, फॉरेन नेशनल है, तो उस केस में उस पर्सन को बेल ग्रांट नहीं होगी, उसे जो है ज़मानत नहीं मिलेगी। और अगर ज़मानत मिलती भी है तो वो बहुत मुश्किल है, और वो भी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलेगी, जो कि कोर्ट को रिकॉर्ड करना होगा कि भाई क्यों जो है उस पर्सन को जो है ये ज़मानत मिल रही है, बेल दी जा रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूआपा। क्योंकि हर साल जो है यूआपा के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन केसेस के अंदर जो है उस पर्सन पर, किसी भी पर्सन पर जो है यूआपा के चार्जेस लगाए जाते हैं। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.